नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम निकलने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत सफर पर। भारत की सबसे बड़ी जीवन रेखा यानी गंगा नदी तंत्र की एक शानदार जियोग्राफिकल जर्नी पर। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि समझ लीजिए कि प्रकृति का एक जीता जागता मास्टरपीस है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे के पूरे सिस्टम को आज डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये विशाल नेटवर्क असल में काम कैसे करता है। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बचपन से ना हमने हमेशा यही सुना है कि गंगा नदी सीधे गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, राइट? लेकिन क्या तकनीकी रूप से ये सच है? असल में ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। गोमुख से जो विशाल जलधारा निकलती है ना, वो गंगा नहीं बल्कि भागीरथी है। असली गंगा का जन्म तो तब होता है जब ये भागीरथी आगे जाकर एक दूसरी बहुत ही शक्तिशाली नदी से टकराती है ना कमाल की बात? तो आज के हमारे इस डाउनस्ट्रीम एडवेंचर का रूट मैप कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे उद्गम और पंचप्रयाग, फिर मैदानी यात्रा, उसके बाद सहायक नदियां, फिर इकोलॉजी और आखिर में महासंगम और सुंदरवन डेल्टा। चलिए, हिमालय की उन अशांत और बर्फीली ऊंचाइयों से शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग की, उद्गम और पंचप्रयाग। अब इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, अलकनंदा नदी सतोपंत ग्लेशियर से एक बहुत ही चौड़े नेचुरल हाईवे की तरह निकलती है और इसके इस तेज ढलान वाले रास्ते में 5 मेन जंक्शंस आते हैं जिन्हें हम पंच प्रयाग कहते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आकर इससे मिलती है। फिर थोड़ा आगे नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग जहां पिंडर नदी मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और फाइनली देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा का ऐतिहासिक मिलन गोमुख से आ रही भागीरथी से होता है। और बस इसी देवप्रयाग वाले पॉइंट के बाद इस विशाल कंबाइंड धारा को पहली बार गंगा का नाम मिलता है। अब इन 5 संगमों का सही क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। विष्णु के नंद के कान में, रुद्र और देव दसे। देखिए कितना आसान है। विष्णु से विष्णु प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग, कान से कर्ण प्रयाग, रुद्र से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। मतलब प्राचीन माइथोलॉजी और इस कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी को एक साथ जोड़कर नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस याद रखने का ये एकदम अचूक और मजेदार तरीका है। पहाड़ों के इस उबड़-खाबड़ सफर के बाद अब रुक करते हैं भाग 2 का, मैदानी यात्रा। चलिए देखते हैं मैदानों में इसका फ्लो कैसा लेता है। हरिद्वार ये वो जगह है जहां गंगा का रूप एकदम से बदल जाता है। यहाँ ये शांत और काफी चौड़ी होकर मैदानों में उतर आती है। फिर यहाँ से ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का सफर तय करती है। यूपी में ये बिजनौर से एंटर करती है और बलिया जिले से बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैच है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि गंगा झारखंड से नहीं गुजरती और उसे लिस्ट से भूल जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि गंगा भौगोलिक रूप से झारखंड के साहिबगंज जिले की सीमा को भी छूकर निकलती है। और एग्जाम्स में ना ये क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन होता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब एक ऐसा सवाल जो हमेशा हम सबके दिमाग में आता है कि गंगा जल सालों तक बोतलों में बंद रहने के बावजूद खराब क्यों नहीं होता, सड़ता क्यों नहीं? इसके पीछे कोई मैजिक नहीं बल्कि प्योर साइंस है। असल में इसके पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक माइक्रोस्कोपिक वायरस पाया जाता है। अब घबराइए मत, ये वायरस इंसानों के लिए नहीं, बल्कि ये उन हानिकारक बैक्टीरिया को चुन चुन कर खा जाता है जो पानी में सड़न पैदा करते हैं। कह सकते हैं कि नेचर का अपना खुद का इनबिल्ट वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। बिल्कुल कमाल की बात है ना? चलिए, मुख्य प्रवाह को समझने के बाद अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सहायक नदियां, यानी इस विशाल नदी का पूरा ट्रिब्यूटरी नेटवर्क। गंगा इस हजारों किलोमीटर की यात्रा में अकेली नहीं बहती है। इसे 2 तरफ से पानी मिलता है। बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक से मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से हिमालय से आती हैं, जैसे रामगंगा या कोसी। और दाएं तट यानी राइट बैंक से आने वाली नदियां प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटो से आती हैं, जैसे यमुना और सोन। लेकिन यहाँ गोमती नदी एक बहुत ही खास एक्सेप्शन है। गोमती किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से, यानी पूरी तरह से समतल मैदानों से ही जन्म लेती है। ये बात इसे बाकी नदियों से एकदम अलग बनाती है। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार चीज है। अगर हमें बाएं तट की इन सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में याद रखना हो, तो एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है।
रामू गोमती का घाघरा, गंडक की कोसी में महान है। बस रामू से रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महान से महानंदा। सिर्फ एक छोटी सी लाइन और हिमालय सहायक नदियों का पूरा मैप दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। पर इन सभी नदियों में ना कोसी नदी की साइंस थोड़ी खतरनाक है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। होता क्या है कि ये नदी नेपाल के ऊंचे पहाड़ों से बहुत ही प्रचंड वेग के साथ भारी मात्रा में गाद और चट्टानें लेकर नीचे आती है। लेकिन जैसे ये एकदम समतल मैदानों में एंटर करती है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बिल्कुल जीरो हो जाती है। और एनर्जी खत्म होते ही ये सारा भारी मलबा उसी रास्ते में जमा कर देती है। मतलब एक जाम हो चुके पाइप की तरह ये अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर लेती है। और फिर पानी का भयंकर दबाव एक नया रास्ता बनाता है, जिसकी वजह से अचानक और भयानक बाढ़ आ जाती है। अब अगर हम थोड़ा दाएं तट की ओर नजर डालें तो वहां हमें मिलती है एक बेहद अनोखी जलधारा, सोन नदी। अब लॉजिकली सोचिए, प्रायद्वीपीय पठार की ढलान तो पूर्व या पश्चिम की ओर है, तो फिर ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर सीधे उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ कैसे बहने लगती है? इसका जवाब है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। ये जमीन के अंदर लाखों साल पहले बनी एक बहुत गहरी दरार है जो इलाके के नॉर्मल स्लोप को ही रिवर्स कर देती है। और बस इसी रिफ्ट वैली की वजह से सोन नदी नॉर्मल जियोग्राफिकल ढलान के एकदम ऑपोजिट बहते हुए सीधे जाकर गंगा में मिल जाती है। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो ये तो हुई नदियों और उनके भूगोल की बात। लेकिन ये पूरा सिस्टम सिर्फ पानी का ढांचा नहीं है। आइए देखते हैं भाग 4, पारिस्थितिकी और जलीय जीवन। इस पूरे इकोसिस्टम का जो सबसे अनमोल हिस्सा है वो है अंधी गंगा डॉल्फिन, जो कि हमारे भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। साइंटिफिक कम्युनिटी में इस डॉल्फिन को एक बायो इंडिकेटर माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जीव प्रदूषण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे जिंदा रहने के लिए 100% प्योर मीठा पानी चाहिए होता है। तो अगर किसी नदी में ये डॉल्फिन तैर रही है तो बिना किसी लैबोरेटरी टेस्ट के ही ये साबित हो जाता है कि वो पानी और वो इकोसिस्टम एकदम साफ, स्वस्थ और जिंदा है। और अब इस रोमांचक सफर के एकदम अंतिम और सबसे राजसी पड़ाव की ओर मुड़ते हैं, भाग 5, महासंगम और सुंदरवन डेल्टा। जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल में एंट्री लेती है, यहाँ का नज़ारा बदल जाता है। यहाँ प्रकृति और इंसानी अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहीं पर स्थित है फरक्का बैराज। अब आप शायद सोचें कि ये सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए है। जी नहीं, इसका मेन काम है गंगा के पानी को आर्टिफिशियली हुगली नदी की तरफ मोड़ना। ये डाइवर्ट किया हुआ पानी ना एक विशाल फ्लश की तरह काम करता है, जो हुगली नदी में जमा हो रही भारी गाद को बहुत तेजी से समंदर में धकेल देता है। और सच मानिए, इसी एक मैकेनिज्म की बदौलत ऐतिहासिक कोलकाता बंदरगाह आज तक ऑपरेशनल है। चलिए अब मैप पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का क्लाइमैक्स कैसा होता है। जब गंगा की मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे एक नया नाम मिलता है, पद्मा। वहां इसका एक और महासंगम होता है विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसे वहां के लोग जमुना कहते हैं। और जब ये दोनों विशाल नदियां आगे बढ़ती हैं और इनमें मेघना नदी आकर मिलती है तो ये पूरा का पूरा फ्लो मेघना के नाम से ही समंदर में समाने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्या एपिक जर्नी है ये! तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये कि जब ये विशाल नदी समंदर के एकदम करीब फ्लैट कोस्टल एरिया में पहुंचती है ना, तो इसके पानी की काइनेटिक एनर्जी एक बार फिर से लगभग जीरो हो जाती है। पानी में अब इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो हिमालय से लाए गए इतने भारी मलबे को समंदर के अंदर तक धकेल सके। नतीजा, वो सारा का सारा मलबा वहीं मुहाने पर जमा हो जाता है और पानी समंदर में जाने के लिए अनगिनत छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है। बस इसी नेचुरल प्रोसेस से जन्म होता है पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार सुंदरवन डेल्टा का। गोमुख के उन जमे हुए बर्फीले ग्लेशियर्स से लेकर बंगाल की खाड़ी के खारे पानी तक का ये सफर, कुल 2525 किलोमीटर। जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक नंबर या कोई दूरी नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल एपिक है, एक ऐसा महाकाव्य जो ऊंचे पहाड़ों को काटता है, विशाल मैदानों को सींचता है और करोड़ों इंसानों और जीव जंतुओं को जीवन देता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न हम सबके सामने खड़ा है।
जैसे जैसे ग्लोबल क्लाइमेट बदल रहा है और हमारी डिमांड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, हम इस 2525 किलोमीटर लंबी जीवन रेखा के इस बेहद नाजुक संतुलन को आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारे भविष्य का भूगोल तय करने वाला है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और हमारी इस शानदार दुनिया को ऐसे ही समझते रहिए।